हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। अमित शाह ने अपने यूपी दौरे के दौरान एक बार फिर मरकज में मोदी हुकूमत बनाने का दावा किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने 300 से ज्यादा सीटें हासिल करने का दावा किया है, जिसको लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ने भी एतमाद जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने राहुल और अपोजिशन पर पार्लियामेंट का वक्त बर्बाद करने का इल्जाम लगाया। कल ही संसद समाप्त हुई, आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि देश का बजट सत्र एक भी बैठक करे बगैर, चर्चा करे बगैर समाप्त। विपक्ष के नेताओं ने संसद तो चलने नहीं, कारण क्या? राहुल गांधी को संसद पद से अयोग्य घोषित किया गया, उनको निकाला गया। भाई ये कानून कौन लाया? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देकर इस कानून को बनाया। मनमोहन सिंह लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए कानून सुधारना चाहते थे, राहुल जी ने उनको रोका। अहमदाबाद सूरत की एक कोर्ट ने राहुल जी को सजा दी। सजा होते ही सांसदी चली जाती है, चाहे कोई भी हो। अब तक 17 विधायक सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी गई है, राहुल जी की भी हुई। अब इसमें एक कांग्रेस वाले काले कपड़े पहनकर पूरी संसद बंद कर। मित्रों, मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, कानून का पालन करना हर नागरिक का धर्म होता है। आप तो सांसद थे, इस सजा को चुनौती दीजिए, अदालत में लड़िए। देश की संसद का वक्त आपने बलि चढ़ा दिया है। इस देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, इस देश के किसी भी नेता ने विदेश में जाकर भारत की बुराई करनी चाहिए क्या? जरा जोर से बोलो, करनी चाहिए क्या? अरे यहां खुला मैदान पड़ा है, राहुल बाबा कौन डरता है? मैदान तुम तय कर लो। भारत में कहीं भी हो, भाजपा वाले दो हाथ करने के लिए तैयार। हम नहीं डरते, मगर देश के बाहर जाकर सार्वजनिक रूप से आप देश के लिए बुराई करते हो। किस प्रकार की राजनीति को आप भारत में लाना चाहते हैं और क्या समझते हैं आप? देश की जनता कुछ देखती नहीं है। देश की जनता देखती भी है, समझती भी है। 10 साल से विपक्ष के नेता का पद आपका चला गया है। राहुल बाबा इस बार फिर से एक बार 300 से पार सीटों से मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। मुल्क में कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार के पेश नज़र पूरी तरह अलर्ट है। इसके पेश नज़र मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने आज रियासतों के वज़ाए सेहत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। ये जायजा मीटिंग 2 घंटे तक जारी रही, जिसमें रियासतों को मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की हिदायत दी गई। कहा गया कि डरने की जरूरत नहीं, बल्कि एहतियात बरतने की ज्यादा जरूरत है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। ये बैठक 2 घंटे से ज्यादा लंबी चली और इस बैठक के बाद राज्यों को ये निर्देश दिए गए कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान दिया जाए। T3 की नीति के साथ वैक्सीनेशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर ध्यान दिया जाए। और 10 और 11 अप्रैल को जो देश भर में मॉक ड्रिल होनी है, उसकी समीक्षा 8 और 9 तारीख को की जाए। और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी जो है इस मॉक ड्रिल में शामिल रहेंगे। और साथ साथ ये भी कहा कि जहां जहां केसेस बढ़ रहे हैं, जहां जहां राज्यों के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और ये भी देखने की जरूरत है क्या राज्यों के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों पर जो है वो समीक्षा की गई। और साथ के साथ ये भी कहा गया कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही बरतनी नहीं है, पूरी तरीके से तैयार रहना है। और जैसे कोविड की लहरों में सारे हेल्थ वर्कर्स ने, पूरी कोविड टास्क फोर्स ने, सबने मिलकर काम किया था, वैसे ही करना है। कैमरामैन संजीव के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।
कांग्रेस को लगातार 2 दिनों में 2 बड़े झटके लगे। 6 अप्रैल को बीजेपी की यौम-ए-तासीस के मौके पर ए.के. एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। उसके अगले ही दिन यानी 7 अप्रैल को मुत्तहिदा आंध्रा के साबिक वजीर आला किरण रेड्डी ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी के मुतरादिफ है, जो जनूबी हिंद की सियासत में अपने पांव फैलाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी में शामिल होने के बाद किरण रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान के गलत फैसलों की वजह से पार्टी रियासत दर रियासत टूट रही है। Thank you, sir, for joining me into the party. I thank the President of the party, Sri Nadda ji, and will surely work under the leadership of the Honorable Prime Minister, Mr. Modi ji, Amit Shah ji, and all of your leadership. I am really motivated, sir. The Honorable Prime Minister, we worked as CMs for some time. We used to meet in meetings. And his commitment towards anti-corruption, not only then, from then it started until now, it is going more and more. Corruption corruption has to be reduced in the country. So, under their leadership, I would like to join the party, and whatever is assigned to me, I will surely work for the upliftment of the BJP. Service to poor is service to nation. That is the motto which they are going forward, and this has not come easily. It has come with lot of hard work, with lakhs of members of the Bharatiya Janata Party, and the direction being given by Mr. Modi and Mr. Amit Shah and Mr. Nadda ji and all the leaders. So the party has got a very clear vision for the country, for the youth, for the development of the youth, for the poorer sections, and the party has got the vision to spread to all the states and to all the villages, and the hunger to succeed, the commitment to succeed, the commitment to become strong in all the country, all the states and throughout the country. In every village they want members, they want to succeed. पाकिस्तान की जानिब से अपने हवाई अड्डे के लिए नया पैच बनाने और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर करने पर दिफाई माहिर विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने कहा कि पाकिस्तान माजी में भी इस किस्म की हरकतें करता रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उन पर दबाव बढ़ाना चाहिए, हमें तुर्की पर सिफारती दबाव भी डालना चाहिए। प्रफुल्ल बख्शी ने कहा कि हमें पाकिस्तानी ड्रोन को तबाह कर देना चाहिए और पीओके वापस लेना चाहिए। अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक हिंदुस्तान की बात सुनते हैं, इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। सर, आप ये जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने बैच लगा लिया और वो ये लगाएंगे, लेकिन दृढ़ निश्चय जो है भारत का है, भारत की जो रणनीति है वो कैसे अब आगे बढ़ने की होगी इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, ऐसा है, सिंपल सी चीज है। मैं मानता हूं उन्होंने बैच लगाया, आप उसको पेपर पे जो मिनिस्ट्री को जो लिखना है वो लिखते रहिए, कागजी कार्रवाई अपनी जारी रखिए, कागजी कार्रवाई में रोक नहीं आनी चाहिए, वो भी करते रहिए। कहीं 1-2 जगह बोल रहे हैं वो भी बोल दीजिए, पर क्वेश्चन ये है आप बैकग्राउंड में क्या कर रहे हैं। अभी आपने सर्जिकल स्ट्राइक आप 3 ऐसी जगह पे करिए जहां पे वो ये ड्रोन सेंटर लगाने वाले हैं, और वो पीओके के पास नहीं लगाएंगे, वो कराची में नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो यहीं पे लगाएंगे आपका 28-30 किलोमीटर अंदर। आप उसको उड़ाइए, 2-3 सर्जिकल स्ट्राइक करिए, 3-4 किलोमीटर जाके अंदर ऑक्यूपाई करिए, वो सब भूल जाएंगे अपना यूनिफॉर्म का बैज लगाना वगैरह। अगर देखें तो भारत का ये दृढ़ निश्चय है, फैसला है कि कश्मीर पीओके भारत का अभिन्न अंग है, उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो ये जो दृढ़ निश्चय है ये कैसे नजर आएगा? क्या भारत अब पीओके को लेने के लिए पूरी तरीके से अग्रसर हो जाए? देखिए, पहली बात है, भारत की पूरी क्षमता है कि पीओके को ले सकता है। भारत को पॉलिटिकल विल बनानी होगी, समझिए, पॉलिटिकल विल का अर्थ तो समझते ही है।
पॉलिटिकल विल जब आपकी बन जाएगी, आपकी धारणा हो जाएगी, लड़ाई सिर्फ पहले माइंड में जीती जाती है। जनरल वो हार जाता है, चाहे दारा सिंह जैसी ताकत हो उसमें, पर अगर दिमागी से गीदड़ होगा तो वो हार जाएगा। वो एग्जैक्टली वही बात है। हमको स्ट्रेट अवे सोचना है कि पीओके कैसे लेना है। और कश्मीर में जो अगर ये जो ड्रोन्स वाली यूनिट्स कर रही हैं, ड्रोन क्या करेंगी? या तो इंफॉर्मेशन लेंगी या कोई ड्रॉप करेंगी। उनके यहां पे स्लीपर सेल बने जो कि इकट्ठा करते हैं, सेंटर बने हैं। आप उनको उखाड़ना शुरू करिए, अभी तक वो नहीं शुरू किया। उनको उखाड़िए, उनको जड़ से निकालिए। जो चाणक्य ने बताई थी नीति, आपको जड़ से निकाल के मट्ठा डालिए। उसका मतलब यह है कि जड़ से उनकी आस्था खत्म कर दीजिए। और उसको खत्म करने का तरीका है पूरी जम्मू एंड कश्मीर वैली मस्ट बी अंडर वन कमांड एंड कंट्रोल, और सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज और इंटेलिजेंस फोर्सेज शुड बी अंडर दैट कमांडर। और आप सीरियसली हो जाइए। ये इन्फॉर्मर्स हैं, ये जितने हैं, आपके सारे के आपके स्टोन थ्रोअर्स तो खत्म हो गए। अब आप उनको पकड़िए जिन्होंने कि आपको वो कराया था, कश्मीरी पंडित का केस कराया था। एक भी एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है। उन सबको पकड़ना शुरू कर दीजिए। अब जिन्होंने प्रॉपर्टी हथियाई हुई है उनके ऊपर 1 हफ्ते का नोटिस दीजिए। प्रॉपर्टी कैसे आई? पहली बात है, उसे जो बनाया है वो नक्शा कई जगह बनाया हुआ, पहली जगह थोड़ी बनाया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महत्व देने का मतलब यह है कि आप उसको चाहे आपको फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, पर आप इसको छोड़िए मत। आपको बहाना मिल गया कि आप अपना कार्यक्रम आगे करिए, इसको आप बहाना बनाए, इसको आप रीजन बनाइए। हाँ, ड्रामा करिए कि बड़ा सीरियस है और आप उसको आगे बढ़िए। आप उसके 15 किलोमीटर ऑक्यूपाई कर दीजिए और ऐसी चीजें करनी शुरू कर दीजिए ताकि उसको पता चले कि ये काम बड़ा महंगा पड़ेगा। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मशहूर वकील और राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट विवेक तनखा ने जम्मू कश्मीर में मंदिरों की जायदादों की गैर कानूनी लीज और लीज की तहकीकात के हवाले से कहा कि मैं इसके लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल उस वक्त पार्लियामेंट में पेश कर चुका हूं जब अपनी पहली मियाद में था, और इस मुद्दत में भी मैंने इसके लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रही है। विवेक तनखा ने कहा कि मैंने खुद तमाम मामलात की जांच पर जोर दिया, चाहे वो कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम का मामला हो या उनकी जायदाद या मजहबी इमलाक का मामला हो। देखते हैं एसआईटी जांच में क्या नतीजा निकलता है। उन्होंने ऐसी बातें कही। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने इनसे बातचीत की। जम्मू कश्मीर में मंदिरों के इलीगल पट्टों और लीज की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस मामले में एसआईटी बनाई गई है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सांसद विवेक तनखा जी। सर, आप ये मामला उठाते रहे हैं, खुद कश्मीरी पंडित भी हैं, कितना गंभीर मामला है ये? देखिए, मैं एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया था जब मेरा पिछला टर्म जुलाई में फिनिश हो रहा था, उसके पहले लाया था, और दैट वाज एक्सेप्टेड एंड एडमिटेड फॉर डिस्कशन। फिर मेरा टर्म क्योंकि कंप्लीट हो गया था, मैं सेकेंड टर्म में हूं, तो अब मैंने उसको फिर से री इंट्रोड्यूस किया है। उस प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से मैंने कश्मीरी पंडित एंड अदर माइनॉरिटीज के तमाम इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश की है, इंक्लूडिंग जस्टिस फॉर देम। जो आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कितनी डेथ्स हो गई फ्रॉम 90 ऑनवर्ड्स, उस होलोकास्ट का आज तक कोई आंसर कश्मीरी पंडितों को नहीं मिला है। उसमें एक चैप्टर मेरा डील्स विद मंदिर एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं, जो स्पिरिचुअल हेरिटेज की प्रॉपर्टीज हैं, कि मेरा कहना था कि उनको लिस्ट आउट किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको मेंटेन किया जाए, एक कमेटी बनाई जाए। जो एसआईटी जो अभी ने बनाई है, इट इज वन स्मॉल स्टेप इन दैट डायरेक्शन। अगर वो लोग मेरा बिल पढ़ लें और वो बिल को पूरा का बिल अगर वो कश्मीर में इम्प्लीमेंट कर दें, तो शायद कश्मीर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम समस्या हल हो सकती है। सर, अगर देखें तो इस मामले में आरोप यह है कि बहुत सारे जो लैंड माफिया हैं और साथ ही साथ जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मिलकर न सिर्फ जमीनें गलत तरीके से लीज पर दी, बल्कि बहुत सारी जो मंदिरों की जमीनें थी उनको बेच भी दिया। अब एसआईटी बन गई है तो जांच की शुरुआत तो हुई है। हाँ, क्योंकि हम उन हेरिटेज प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उनका एक कल्चरल वैल्यू है, उनका हिस्टोरिकल वैल्यू है, उनका इमोशनल वैल्यू है। और एसआईटी अब कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, बल्कि मेरी उस बिल में मैंने जांच कमेटी का कॉम्पोजिशन भी दिया था कि कैसे होनी चाहिए। एज आई सेड, मेरे दुर्भाग्य की बात है कि मेरा बिल को अभी तक डिस्कशन में नहीं आ पाया। एक बार पार्लियामेंट टर्म खत्म होने से वो एक प्रकार से खत्म हो जाता है, और सेकंड टाइम लेके आया हूं तो पार्लियामेंट चल ही नहीं रहा है। अब चलेगा तो मेरा बिल एडमिट होगा।
तो आइदर वे इट्स अ ट्रेजेडी फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि एसआईटी से कुछ निकलेगा, कुछ लोग जो गुनाहगार हैं उनको सजा मिलेगी और जो प्रॉपर्टी गलत तरीके से ली गई वापस ली जाएंगी? देखिए, लेट अस सी, अभी से किसी भी इंस्टीट्यूशन को जिसने अभी काम स्टार्ट भी नहीं किया है उनके बारे में टिप्पणी करना गलत होता है। लेट अस सी व्हाट दे डू। 6 महीने में पता चल जाएगा कि वो इस काम को कितने सीरियसली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपके सामने पूरी बातें आ जाएंगी। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। गाजियाबाद में भोजपुरी अदाकारा आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में एक मुलजिम समर सिंह को वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस ने ट्रेस कर लिया। भोजपुरी गुलकार समर सिंह को क्राइम ब्रांच ने जुमे की सुबह गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। समर सिंह को अदालत में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर वाराणसी लाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही मामले के दूसरे मुलजिम संजय सिंह की भी तलाश जारी है। आज आकांक्षा दुबे की मौत का 13वां दिन है। कल देर रात्रि वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के थाना सारनाथ से एक पुलिस टीम आई थी, जिन्होंने गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से उनके वांछित अभियुक्त समर सिंह पुत्र अजीत सिंह को चाम्स कैसल सोसाइटी थाना नंदग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड हेतु गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिसके बाद उनको वाराणसी ले जाया जाएगा। साहित्य अकादमी दिल्ली उर्दू मुशावरती बोर्ड में मध्य प्रदेश से प्रोफेसर बिल्किस जहां का नाम नामजद किए जाने पर मध्य प्रदेश के उर्दू हलके में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। प्रोफेसर बिल्किस जहां उर्दू की मुमताज़ अदीबा हैं और वो भोपाल गवर्नमेंट MLBP कॉलेज शोबे उर्दू की सदर हैं। प्रोफेसर बिल्किस जहां का नाम साहित्य अकादमी दिल्ली उर्दू मुशावरती बोर्ड में मध्य प्रदेश से शामिल किए जाने की खबर जैसे ही भोपाल पहुंची, भोपाल MLBPG कॉलेज इंतजामिया के साथ अहले उर्दू ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए साहित्य अकादमी के इक़दाम की सताइश की। इस मौके पर प्रोफेसर बिल्किस जहां अपनी नामजदगी पर साहित्य अकादमी दिल्ली की कन्वीनर चंद्रभान ख्याल और साहित्य अकादमी की जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करती हैं। तरवीज तरक्की के लिए, उर्दू के इशाअत के लिए और ख़ास तौर से नई नस्ल के बच्चों के लिए मैं तवज्जो दूंगी, क्योंकि जो किताबें अभी भी शाये होती हैं, जो काम किए जाते हैं, वो बराबर मंजर आम पर आते हैं, लेकिन मैं उनमें और इजाफा करूंगी। मुझे बहुत 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 खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जिस कॉलेज में हूँ मेरे प्रिंसिपल की रहनुमाई, मेरे प्रिंसिपल का तावन तो मुझे मिलता ही है, लेकिन अब मुझे मध्य प्रदेश की तरफ से चंद्रभान ख्याल जी ने जिस तरह से, जो आप कन्वीनर हैं वहाँ, और सदर साहब, कन्वीनर साहब, और ख़ास तौर से जो उन्होंने अपनी पैनल में हर स्टेट के एक एक मुअज़्ज़िज़ मोहतरम को शामिल किया है, मुझे बहुत खुशी हुई ये लेटर पढ़ के, बहुत अच्छा लगा। इंशाअल्लाह ताला मैं उनके पूरे ख्यालात पर उतरूँगी। ये महाविद्यालय के लिए ही नहीं, मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि उस बोर्ड में मैडम को सदस्य बनाया गया और बिल्किस मैडम के कार्य उत्कृष्ट श्रेणी में आते हैं। वे हमेशा समय पे कार्य करती हैं और इस वक्त की बड़ी खबर इल्तिजा मुफ्ती के हवाले से आ रही है। इल्तिजा मुफ्ती के इल्जामात पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने रद्द अमल जाहिर किया है। कल ही और इससे पहले भी इल्तिजा मुफ्ती इल्जामात लगाती रही हैं। अब इल्तिजा की तरफ से लगाए गए इल्जामात झूठे हैं, ऐसा जम्मू कश्मीर पुलिस का रद्द अमल सामने आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है पासपोर्ट मामले में इल्तिजा ने आयद किए थे इल्जामात। पासपोर्ट ऑफिसर CID पर अदालत को गुमराह करने का इल्जाम लगाया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, इल्तिजा मुफ्ती के पासपोर्ट मामले से जुड़ी हुई खबर है। इल्तिजा मुफ्ती वक्तन फवक्तन पासपोर्ट ऑफिसर CID पर ये इल्जामात लगाती रही हैं, जिसका जवाब जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सामने आया है। उनका ये कहना है कि जो इल्जामात इल्तिजा मुफ्ती ने लगाए हैं वो झूठे हैं। इल्तिजा की तरफ से लगाए गए इल्जामात झूठे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये दावा किया है। शब्बीर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। लगातार ये खबर वक्तन फवक्तन हम दिखा रहे हैं शब्बीर। पिछले दिनों से लेकर अगर आज तक की बात करें, इल्तिजा मुफ्ती से कल हमारी बात हुई थी, उन्होंने एक बार फिर से बड़ा आरोप इल्जाम लगाया था CID ऑफिसर और पासपोर्ट ऑफिसर पर, और साथ ही साथ उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया था इसके अलावा कोर्ट का, अदालत का। अब जो इल्जामात इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से लगाए गए हैं, अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि जो इल्तिजा मुफ्ती कह रही है वो सब झूठ है। जी बिल्कुल, ये हालांकि CID आमतौर पे ऐसी वेरिफिकेशंस या ऐसे जवाब नहीं देती है, और ये प्रेस नोट में भी यही कहा गया है। लेकिन J&K पुलिस की विंग है CID, और सीधे तौर पे इल्जामात इल्तिजा मुफ्ती ने लगाए थे, और अब ये जवाब दिया गया है
ये कहा गया है कि तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी विंग ने कहा है। जी, ये सीआईडी जे&के पुलिस की ही विंग होती है जिसपे इल्जामात इल्तिजा मुफ्ती ने लगाए थे। उन्होंने साफ कहा, इस प्रेस नोट में कहा गया ये है, एक पहली बात ये कि जो इल्जामात हैं वो सही नहीं है, लेकिन साथ ही ये कहे गए हैं कि अगर इल्तिजा मुफ्ती को इसके बावजूद भी ये साफ किया गया है कि हमने ये देखा और इस पे जांच की, ये इल्जामात गलत है कि किसी ने सीआईडी विंग से ये प्रेशर डाला है इल्तिजा मुफ्ती को कि वो कोर्ट में ना जाए या अपनी जो उन्होंने वहां पे दरखास्त दी है उसको वापस ले। एक बात ये क्लियर की गई है। दूसरा, इसके साथ ही ये लिखा है कि इसके बावजूद ये पता किया जाएगा इल्तिजा मुफ्ती से, यानी ये जो अग्रीव्ड पर्सन है, कि कौन वो शख्स है, कौन वो एजेंसी है और कब और कैसे उन पे ये दबाव बनाया गया या उनके वकील पे। तो अगर ऐसी सूरत कोई निकल आती है तो उस पे इस जांच को और बढ़ाया जाएगा और अगर कोई ऐसा शख्स पाया गया जिसने इस तरह की कोई हरकत की हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये भी साथ बताया है। और ये साफ किया है कि ये जो पासपोर्ट्स देने का अमल है इसमें 99% से ज्यादा लोगों को हमेशा सीआईडी की क्लियरेंस मिली है और किसी कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको सीआईडी ने बेवजह किसी भी वजह से उनको पासपोर्ट देने से इनकार किया हो, यानी या उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखी हो। लेकिन साथ में एक चीज ये कही गई है कि ये सिक्योरिटी रिपोर्ट्स को, ये जो सीआईडी रिपोर्ट्स को क्यों जरूरी हो गई है, इस पे भी एक सफाई दी है। कहा है कि 54 ऐसे लड़के हैं जिनको 2017-18 में यहाँ से पासपोर्ट्स मिले थे और उसके नतीजे में वो बाद में ट्रेनिंग कैंप्स में मिलिटेंसी में शामिल हुए थे और इनमें से कई एक मारे गए, उनको बचाया भी जा सकता था। और इसी वजह से ये सीआईडी रिपोर्ट्स जरूरी दी जाती हैं कि आखिर ये शख्स जा कहाँ रहा है और किस लिए। और इसमें ये भी साफ किया गया है कि ये जो पासपोर्ट दिए गए थे, इन लोगों को जो भेजा गया था पाकिस्तान, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कहने पे भेजा गया था और ये इसी के नतीजे में ये कुछ लड़के मारे गए, हालांकि 12 को बचाया भी गया। तो ये जवाब अब ये कहा जा सकता है कि इल्तिजा मुफ्ती के लगाए गए इल्जाम, कल जब इल्तिजा मुफ्ती हमारे साथ जुड़ी हुई थी उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि सीआईडी के जो अफसर हैं वो बार बार झूठ बोलते हैं। अब हम देख रहे हैं कि अब रद्देअमल सामने आ गया है। अब हो सकता है कि इल्तिजा मुफ्ती का भी रिएक्शन इस पर आए। बहुत शुक्रिया शब्बीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस सदर व साबिक सीएम कमलनाथ के जरिए छिंदवाड़ा में मुनक्किदा रोज़ा इफ्तार पार्टी में दिए गए बयान पर सूबे की सियासत में घमासान मच गया है। बीजेपी ने कमलनाथ के बयान पर जहां सख्त रद्देअमल का इजहार किया है, वहीं वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के बयान को डरा कर वोट लेने की सियासत से ताबीर किया है। वहीं एमआईएम ने रोज़ा इफ्तार पार्टी को सियासत का महवर बनाने पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को तनकीद का निशाना बनाया। कमलनाथ का रोज़ा इफ्तार में दिया गया बयान और बीजेपी एमआईएम की नाराजगी क्या है, आइए आप भी सुनिए। आप सबको छिंदवाड़ा संभालना है, मुझे प्रदेश संभालने के। आप चाहते हैं मैं यहाँ बंद के रह जाऊँ तो मैं बंद के रह जाता हूँ। नहीं, आप सब जगह देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में, किस तरह दंगा फसाद पूरे देश भर में ये कर रहे हैं, दंगा फसाद बहुत ये पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। अब मुझे समझ में नहीं आता, इससे उनकी कुटिलता जाहिर हो रही है। एक तरफ वो हनुमान भक्त होने का प्रचार करवाते हैं और दूसरी तरफ वो रोजा इफ्तार में जाके दंगे फसाद की बात करके क्या कहना चाहते हैं कि इस नाम पे सबको इकट्ठा करके और उनके वोट प्राप्त करने वो रोजा इफ्तार में गए थे। इस तरीन और घटिया राजनीति। असल में कमलनाथ हो या बीजेपी हो, ये दोनों अफ्तार को सियासी एतबार से देखते हैं। मुसलमानों को सियासत के इस्तेमाल होने वाला टूल समझ रहे हैं ये, कि मुसलमानों के किस तरीके से हम वोट हासिल कर लें और उसके बाद में हम अपनी सत्ता की रोटी सेकें। तो मेरा ये कहना है कमलनाथ से भी कोई हमें उम्मीद नहीं है, ना बीजेपी से। इन दोनों ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया है और हर जगह जाके ये कह रहा है अब रमज़ान आ गए तो ये शुरू हो गए। इससे पहले कि रमज़ान कहाँ चले गए थे। अफ्तार पार्टियों में जाके आप लोगों को ये कह रहे हैं कि साहब हम आपका साथ देंगे। आप हमने देखा है आपने कि कितना साथ दिया है। फिलहाल इसी के साथ देश प्रदेश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 के लिए। नमस्कार।